हेलो एवरीवन, आज हम इस लेक्चर में बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 ह्यूमन रिप्रोडक्शन और उसमें आज हम बात करेंगे फर्टिलाइजेशन की। लास्ट टॉपिक में हमने बात की थी, मेंस्ट्रुअल साइकिल हमने कंप्लीट की थी। अब हम बात करने वाले हैं कि भाई हमारे पास क्या था। हमने स्पर्म के डायग्राम की बात की, फॉर्मेशन की बात की, ओवम के डायग्राम की बात की, उसके फॉर्मेशन की बात की। तो अब ये जो फर्टिलाइजेशन का जो प्रोसेस है वो कैसे कंप्लीट हो रहा है उसकी हम बात करेंगे। तो टुडेज टॉपिक इज फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन। तो अब हम बात करेंगे फर्टिलाइजेशन की। तो हम एक रफली डायग्राम बना लेते हैं। कि हमने जब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात की थी तो उसका जो डायग्राम था वो किस तरीके से था, इस तरीके से था। ठीक है, इस तरीके का डायग्राम था। यहाँ पे ओवरीज बनी हुई थी। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा था। ये आपका क्या था, यूट्रस की यहाँ पे 3 लेयर्स प्रेजेंट थी इस तरीके से करके। ठीक है, ये आपका सर्विक्स एंड वेजाइना। तो फर्टिलाइजेशन में हमने क्या बात कर रहे थे, जब ओव्यूलेशन फेज होता है। ओव्यूलेशन फेज कब होता है, एट द 14th डे ऑफ साइकिल। क्या होता है वहां से ओवम, उसको हमने कहा था कि हम उसे ये कह रहे हैं कि वो कंप्लीटली फुल्ली मैच्योर्ड ओवम नहीं है। उसे हमने क्या बोला था, सेकेंडरी oocyte बोला था। ठीक है, वो कंप्लीट ओवम में कब कन्वर्ट होता है, जब स्पर्म उसके साथ फ्यूज करता है। और स्पर्म जब अपना सेंट्रियोल जो है, स्पर्म के डायग्राम में हमने नेक रीजन में बात की थी सेंट्रियोल, अपना सेंट्रियोल जब ओवम के अंदर भेजता है तब वो कंप्लीट ओवम क्या हो जाता है, बन जाता है। सेकेंडरी oocyte इसलिए हम इसे यहाँ पे बोल रहे हैं क्योंकि अभी तक वो क्या है, मियोसिस 2 में अटका पड़ा है। मियोसिस 2 उसकी कंप्लीट नहीं हुई। तो अब क्या होगा कि जैसे ही ओवरी ने क्या किया, सेकेंडरी oocyte को रिलीज किया। सेकेंडरी oocyte कहाँ आया, एम्पुला इस्टमिक जंक्शन पे आया। ठीक है, हमने कहा था जो फर्टिलाइजेशन की साइट है वो कौन सी है, एम्पुला इस्टमिक जंक्शन। ठीक है, पहला पार्ट इन्फंडिबुलम, देन एम्पुला, देन इस्टमिक। तो एम्पुला इस्टमिक जंक्शन पे क्या हो गया है, ओवम पहुंच चुका है। अब क्या होगा, यहां से जब स्पर्म की बारी आएगी, मिलियंस ऑफ स्पर्म्स यहां पे निकल रहे हैं। उन मिलियंस ऑफ स्पर्म्स में से क्या होगा, एक स्पर्म ऐसा आएगा जो कि क्या होगा, कहां पहुंचेगा, इस ओवम के पास पहुंचेगा। उन मिलियंस ऑफ स्पर्म में से एक स्पर्म क्या गया, ओवम के पास गया और उसके साथ वो क्या करेगा, फ्यूजन करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे स्पर्म क्या करता है, इस ओवम की जो लेयर है कौन सी, जोना पेलुसिडा। जोना पेलुसिडा ओवम के डायग्राम की जब हमने बात की थी तो उसमें सबसे आउटर जो थी लेयर, फॉलिकुलर जो लेयर प्रेजेंट थी, उसके आगे जो लेयर थी वो क्या थी, जोना पेलुसिडा। तो जैसे ही स्पर्म यहाँ आ रहा है वो क्या करेगा, इस जोना पेलुसिडा को, एक्रोसोम जो रीजन था वो एंजाइम रिलीज करेगा। इस जोना पेलुसिडा को क्या करेगा, ब्रेक डाउन करेगा और इसके अंदर एंट्री करेगा और वहां पे क्या हो जाएगा, फ्यूजन हो जाएगा। दिस इज नॉन एज फर्टिलाइजेशन। क्या होता है, फर्टिलाइजेशन इज द प्रोसेस इन विच haploid male gamete fuse with haploid female gamete to form zygote. To form diploid zygote is known as fertilization. तो यहाँ से स्पर्म गए, उनमें से एक स्पर्म कहाँ पहुंचा, ओवम के पास पहुंचा। ठीक है, और वहां पे क्या किया उसने, फर्टिलाइजेशन कर दिया। फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस हुआ, यहाँ पे फ्यूजन हो गया दोनों का। तो यहाँ पे किसकी फॉर्मेशन हो गई है, अब जायगोट की फॉर्मेशन हो गई है। ठीक है, और ये जो फर्टिलाइजेशन हुआ है ये कहाँ हुआ है, एम्पुला इस्टमिक जंक्शन पे। क्लियर है इतना। अब
ठीक है। अब इस जायगोट में क्या होगा, सेल डिवीजन शुरू होगा, सेल्स क्या करेंगी, डिवाइड करेंगी। डिवाइड करने के बाद जैसे जैसे इसमें सेल्स डिवाइड करेंगी, ये वैसे वैसे धीरे धीरे मूव करता जाएगा, कहां पर, यूट्रस के पास, ठीक है। वो कहां मूव करेगा, यूट्रस के पास मूव करेगा। तो सबसे पहले ये क्या करेगा, धीरे धीरे मूव भी करता जा रहा है और इसकी जो सेल्स हैं वो भी क्या होती जा रही है, डिवाइड। सेल्स डिवाइड किस तरीके से होती है, डबलिंग इन मैनर, कि यहाँ पे जायगोट क्या था, इस तरीके से था। सबसे पहले 2 सेल स्टेज आएगी इस तरीके से, ठीक है। 2 के बाद क्या होगी, वहां पे इस तरीके से 4 सेल स्टेज आएगी, ठीक है। 2 सेल 4 सेल, ठीक है। 4 के बाद वहां पे क्या होगा, 8 सेल आएगी, 8 के बाद 16, तो इस तरीके से 2 4 8 16 32, इस तरीके से 64 आगे क्या होते जाएंगे, डबलिंग मैनर में वो जो सेल्स हैं वो क्या करते जाएंगे, डिवाइड करते जाएंगे। अगर हम एंड की बात करते हैं, कब तक मैक्सिमम होता है 569, 568 to 569 इतना कुछ होता है, मैक्सिमम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, जायगोट फर्टिलाइजेशन के बाद जायगोट बना, जायगोट के बाद सेल डिवीजन शुरू हुए, सेल डिवीजन हुए, पहले 2 सेल बनी, 2 से 4 बनी, 4 से 8 बनी, 8 से 16, 16 से 32, इस तरीके से। तो हम उन स्टेजेस के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जब 16 सेल्स डिवाइड कर जाती हैं, 16 सेल स्टेज जब आती है तो उसे हम क्या कहते हैं, मोरूला, ठीक है। ये कौन सी है, 8 to 16 सेल स्टेज जो होती है उसे हम क्या कहते हैं, मोरूला। और जब ये सेल स्टेज आती है तब वो जो ये जो सेल है हमारी कहाँ पहुंच चुकी होती है, यूट्रस में, क्योंकि हम कह रहे हैं सेल डिवीजन और मूवमेंट्स दोनों क्या हो रहे हैं, एक साथ चल रहे हैं साइमल्टेनियसली, सेल भी डिवाइड होती जा रही है और वो आगे भी चल रही है, ठीक है। तो अब जो मोरूला कंडीशन है वो कौन सी है, 8 to 16 स्टेज जो है वो क्या कहलाती है, हमारी मोरूला कहलाती है, ठीक है। मोरूला के बाद आगे हम यहाँ पे बात करते हैं कि ये जो मोरूला है ये क्या करता है, इम्प्लांट होता है यूट्रस के अंदर, क्या होता है, इम्प्लांट होता है यूट्रस के अंदर। जायगोट बना, जायगोट से 2 बनी, 2 से 4 बनी, इस तरीके से 16 बनी, इस तरीके से, तो वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, यूट्रस के पास आता है, ठीक है। अगर हम मोरूला स्टेज की बात करते हैं कि कितना टाइम लगता है मोरूला स्टेज आने में, आफ्टर फर्टिलाइजेशन विद इन 3 डेज, आफ्टर फर्टिलाइजेशन विद इन 3 डेज में कौन सी स्टेज आ जाती है, मोरूला स्टेज आ जाती है, मतलब 3 दिन के अंदर कौन सी आ रही है, मोरूला स्टेज। आफ्टर 5 to 7 डेज, 5 से 7 दिन के बाद वो क्या हो जाएगा, इम्प्लांट हो जाएगा यूट्रस के अंदर, ठीक है। इम्प्लांट होने का मतलब क्या है, जैसे ही वो यहाँ आता है तो यूट्रस की जो इनर लेयर होती है एंडोमेट्रियम, उसके साथ एम्बेडेड हो जाता है, चिपक जाता है, और उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इम्प्लांटेशन, ठीक है। अब क्या होगा वहां पे, इम्प्लांटेशन का प्रोसेस, ठीक है। अब देखिए मोरूला के बाद जो नेक्स्ट स्टेज यहाँ पे आती है दैट इज ब्लास्टोमियर, या जो मोरूला स्टेज थी उसके अंदर इस तरीके से सेल डिवीजन थी, 16 सेल्स के अंदर प्रेजेंट थी, ठीक है। अब जो मोरूला स्टेज के अंदर जो सेल्स प्रेजेंट थी, जिसे हम ब्लास्टोमियर्स कह रहे हैं या ब्लास्टोसिस्ट आप बोल रहे हो, वो क्या होगा, आउटर लेयर के ऊपर क्या हो जाएंगी, कलेक्ट हो जाएंगी इस तरीके से। वो जो सेल्स थी वो कहाँ आ गई है, आउटर मेम्ब्रेन बन गई है, आउटर लेयर बन गई है, और उस आउटर लेयर को, इस आउटर लेयर को हम क्या बोलेंगे, ट्रोपोब्लास्ट, ठीक है। ट्रोपोब्लास्ट या आउटर लेयर बन गई, और इनर सेल मास यहाँ पे प्रेजेंट होगा, और उस इनर सेल मास को हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, एम्ब्रियो, ठीक है। इनर सेल मास को हम क्या बोलेंगे, एम्ब्रियो। तो वहां पे किसकी फॉर्मेशन हो गई है, अब शुरू हो गई है एम्ब्रियो। जायगोट जो था वो कन्वर्ट हो चुका है किसके अंदर, एम्ब्रियो, जिसको आप क्या बोलते हो, भ्रूण, ठीक है। अब क्या होगा यहाँ पे कि जो ब्लास्टोसिस्ट स्टेज है, इसे आप ब्लास्टोसिस्ट स्टेज भी कह सकते
वाली एक साइड में सेंटर के अंदर प्रेजेंट थी पहले, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो ब्लैंक स्पेस, यहाँ पे जो जगह छूट गई है ये जो सेल्स थी ये कलेक्ट हो गई है, इसे हम क्या बोलते हैं, ब्लास्टोसिस्ट कैविटी, ब्लास्टोसिस्ट कैविटी, ठीक है। ये क्या हो गई है, ब्लास्टोसिस्ट कैविटी हो गई है। और इस कैविटी के अंदर क्या होता है, फ्लूइड फिल्ड होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जब ये ब्लास्टोसिस्ट की स्टेज आएगी तब क्या होगा, यूटेराइन एंडोमेट्रियम वॉल के पास जो टिश्यू होंगे वो क्या कर लेंगे, इसको कवर कर लेंगे, इसकी फॉर्मेशन कर देंगे। इसको कवर करने के बाद ये परफेक्टली तरीके से क्या हो जाएगा, यूट्रस के अंदर एम्बेडेड हो जाएगा और उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इम्प्लांटेशन, ठीक है। तो इस तरीके से सेल स्टेज बढ़ती जाती है, ठीक है। एम्ब्रियो की फॉर्मेशन होती है, ब्लास्टोसिस्ट कैविटी की फॉर्मेशन होती है और फिर यूट्राइन टिश्यू उसको कंप्लीटली कवर्ड कर लेते हैं, फॉर्मेशन हो जाती है वहां पे और ये उसके साथ क्या हो जाता है, एम्बेडेड हो जाता है। एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज इम्प्लांटेशन, ठीक है। इसके बाद इम्प्लांटेशन के बाद हम बात करेंगे यहाँ पे प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की, कि अभी हम क्या बोल सकते हैं कि जब यहाँ पे इम्प्लांटेशन फर्टिलाइजेशन हो गया है तो वुमेन इज क्या है, वो प्रेगनेंसी कंसीविंग वहां पे हो चुकी। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, कि जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट है उसके अंदर जो फीटस है या जो एम्ब्रियो है कैसे उसके बॉडी पार्ट्स बन रहे हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि जब हम प्रेगनेंसी की बात करते हैं तो अगर हम डेज काउंट करते हैं तो कितने हैं, 9 मंथ, टोटल पीरियड कितना होता है, 9 मंथ्स या 280 डेज, ठीक है। इस टोटल पीरियड को हम क्या बोलते हैं, गेस्टेशन पीरियड, इसे हम क्या बोलते हैं, गेस्टेशन पीरियड बोलते हैं, ठीक है। आफ्टर दिस द fetus is fully developed and it is delivered outside the body, तो 9 मंथ्स के लिए होती है। यहाँ पे क्या होगा, जब हमने लास्ट में हमने बात की कि क्या इम्प्लांटेशन हो गया, आफ्टर इम्प्लांटेशन वहां पे क्या होगा, इम्प्लांटेशन हमारा हो गया था, आफ्टर इम्प्लांटेशन वहां पे क्या होगा, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बनेंगे जिसे हम क्या बोलते हैं, क्रॉनिकल विलाइज, क्रॉनिकल विलाइज, ठीक है। उस स्टेज पे क्या होंगी, कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस अराइज होंगी, दिखाई देंगी, उन्हें हम क्या बोलते हैं, क्रॉनिकल विलाइज, ठीक है। तो क्रॉनिकल विलाइज आर डेवलप्ड एट द ट्रोपोब्लास्ट लेयर, जो आउटर जो लेयर थी उस लेयर के ऊपर क्रॉनिकल विलाइज क्या हो जाएंगी, डेवलप्ड हो जाएंगी। जो यूट्रस के अंदर यूट्राइन टिश्यू प्रेजेंट थे, ब्लड प्रेजेंट थे, उससे यहाँ पे क्रॉनिकल विलाइज की फॉर्मेशन होंगी, ठीक है। और क्रॉनिकल विलाइज से मिलके किसकी फॉर्मेशन होगी, प्लेसेंटा की फॉर्मेशन होगी। प्लेसेंटा क्या है, कनेक्शन होता है किस किस के बीच में, मदर एंड फीटस के बीच में, जो दोनों को एक दूसरे से जोड़े रखता है, दिस इज नॉन एज प्लेसेंटा। क्या फंक्शन क्या होते हैं प्लेसेंटा के, कि वो उसे नरिशमेंट देने का काम करती है, फूड दे रही है, ऑक्सीजन की सप्लाई कर रही है, फीटस के जो वेस्ट सब्सटेंसेस है लाइक कार्बन डाइऑक्साइड हो गया वो वहां से वापस आ रहे हैं, तो मेनली वो क्या कर रही है, उसको नरिशमेंट और एक्सक्रीशन का काम कर रही है। फीटस की बॉडी के अंदर फूड है, ऑक्सीजन है या कार्बन डाइऑक्साइड वहां से बाहर निकाल रहे हैं, तो वो मेन फंक्शन जो है काम कहाँ से हो रहा है, प्लेसेंटा से होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सचेंज होता है फूड का और एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट का, दिस इज नॉन एज प्लेसेंटा। प्लेसेंटा जो है मदर से कनेक्टेड होती है और फीटस से कनेक्टेड होती है। फीटस की बॉडी के ऊपर एक कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है जिसे हम क्या कहते हैं, अम्बिलिकल कॉर्ड बोलते हैं। अम्बिलिकल कॉर्ड की हेल्प से क्या होती है, प्लेसेंटा जुड़ी हुई होती है मदर की बॉडी से, ठीक है। इसके बाद प्लेसेंटा जो है कुछ हॉर्मोन्स को रिलीज भी करती है और वो हॉर्मोन्स क्या होते हैं, हेल्पफुल होते हैं
प्लेसेंटा से कौन कौन से हार्मोन रिलीज हो रहे हैं, एचसीजी हो गया, एचपीएल हो गया, ठीक है। एक हार्मोन, सबसे पहला जो हार्मोन है दैट इज एचसीजी। एचसीजी हार्मोन क्या है, ह्यूमन क्रॉनिक गोनोडोट्रोपिन, ह्यूमन क्रॉनिक गोनोडोट्रोपिन। ये क्या करता है, एचसीजी का वर्क क्या है, इट मेंटेन्स द कॉर्पस ल्यूटियम, ठीक है। ये क्या करता है, एचसीजी हेल्पफुल फॉर मेंटेनिंग कॉर्पस ल्यूटियम। अगर कॉर्पस ल्यूटियम मेंटेन रहेगा तो उससे जो रिलीज होने वाले हार्मोन हैं कौन कौन से, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। तो प्रोजेस्टेरोन का लेवल जो है वो क्या रहेगा, मेंटेन रहेगा। अगर प्रोजेस्टेरोन का लेवल मेंटेन रहेगा तो यूट्रस क्या रहेगा, यूट्राइन जो वॉल है वो बिल्डअप रहेगी और जो फीटस है उसको क्या मिलेगा, एक सपोर्ट मिलेगा, ठीक है। तो पहला हो गया एचसीजी, कौन सा, ह्यूमन क्रॉनिक गोनोडोट्रोपिन। दूसरा जो हार्मोन है वो क्या है आपका, एचपीएल, ठीक है। एचपीएल ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, ठीक है, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन जो दूसरा हार्मोन है। ये किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, लैक्टोजन जहां नाम आ रहा है मतलब मिल्क के लिए। ये क्या करेगा, ब्रेस्ट को डेवलप करेगा फॉर द न्यू, जो बेबी जो फीटस है जब न्यू बॉर्न होगा तो उसके नरिशमेंट के लिए, उसके लिए जो फूड, उसके लिए जो मिल्क रेडी होना है, ये उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन कि ये मिल्क की फॉर्मेशन करता है इन ब्रेस्ट फॉर द न्यू डेवलपिंग बेबी, ठीक है। इसके अलावा वहां पे और भी हार्मोन होते हैं, लाइक एस्ट्रोजन हो गया, प्रोजेस्टेरोन हो गया, रिलैक्सिन हार्मोन हो गया। बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं जिनको क्या करती है, प्लेसेंटा मेंटेन करती है, ठीक है। प्लेसेंटा की बात हो गई, प्लेसेंटा की फॉर्मेशन हो गई। इसके बाद हम बात करते हैं जो ट्रोपोप्लास्टिक लेयर थी, प्लेसेंटा हमारी बन चुकी थी, ट्रोपोप्लास्टिक जो लेयर थी वो क्या करती है, डेवलपमेंट करती है। ट्रोपोप्लास्ट जो लेयर थी वो क्या करती है, एक्टोडर्म, ठीक है, मीजोडर्म एंड एंडोडर्म, जो आउटर और इनर लेयर कवरिंग होती है वो क्या करती है, उसकी फॉर्मेशन करती है, ठीक है। अब हम बात करेंगे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की, कि जो 9 मंथ्स की हमने बात की है, उन 9 मंथ्स में हर एक मंथ में क्या क्या डेवलपमेंट देखी जाती है जो फीटस है उसकी बॉडी के अंदर, कि कैसे कैसे उसके बॉडी पार्ट्स जो है वो डेवलप, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट मंथ की। आफ्टर फर्स्ट मंथ क्या होता है, यहाँ पे जो हार्ट है वो डेवलप्ड हो जाता है, या आप कह सकते हो हार्ट बीट, हार्ट डेवलप हो जाता है और उसकी जो फीटस है, उसकी जो एम्ब्रियो है, जो उसकी जो हार्ट बीट है उसको हम सुन सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टेथोस्कोप, ठीक है। तो आफ्टर 1 मंथ में, फर्स्ट मंथ में क्या होता है, हार्ट बनता है और हार्ट बीट क्या होती है, डेवलप होती है। इसके बाद एट द एंड ऑफ सेकेंड मंथ स्टार्ट हुआ, उसके लास्ट तक वहां पे क्या होते हैं, लिम्स एंड डिजिट्स बनना शुरू हो जाते हैं। एट द एंड ऑफ सेकेंड मंथ जब कंप्लीट होता है तो उस टाइम पे लिम्स एंड डिजिट्स आर डेवलप, ठीक है। लिम्स क्या होते हैं, जो हमारे हाथ पैर हैं, ठीक है, लिम्स क्या है, जो हाथ पैर हैं, डिजिट जो फिंगर है, ठीक है, आर डेवलप। तो एट द एंड ऑफ सेकेंड मंथ क्या होता है, लिम्स, हाथ और पैर और डिजिट्स जो होती हैं वो क्या होती हैं, डेवलप होना शुरू हो जाती है। एंड एट द एंड ऑफ फर्स्ट ट्राइमेस्टर का मतलब क्या होता है, ट्राई का मतलब 3, मेस्टर मतलब 3 मंथ का जो पीरियड होता है। हमने किसकी बात की, 9 मंथ की। 9 मंथ के अंदर अगर हम तीन ट्राइमेस्टर आ गए यहाँ पे 3-3 महीने के, ठीक है। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर मतलब क्या हो रहा है, वहां पे 3 मंथ्स कंप्लीट हो रहे हैं, ठीक है। तो एट द एंड ऑफ फर्स्ट ट्राइमेस्टर
डेवलप, मेजर ऑर्गन्स डेवलप। तो वहां पे मेजर जो बड़े ऑर्गन्स होते हैं वो बनने क्या हो जाते हैं, डेवलप हो जाते हैं, शुरू हो जाते हैं, वो कंप्लीट क्या हो जाता है, बन जाता है आफ्टर फर्स्ट ट्राइमेस्टर। उसके बाद हम बात करते हैं ड्यूरिंग 5th मंथ, ठीक है, ड्यूरिंग 5th मंथ। 5th मंथ में क्या होता है, जो मूवमेंट्स होती है लिम्स की और हेड की जो मूवमेंट होती है वो क्या हो जाती है, वहां पे शुरू हो जाती है। जो फीटस होता है वो डेवलप हो चुका होता है और वो क्या होता है, उनके जो लिम्स हैं उनमें मूवमेंट शुरू हो गई, हेड है उसमें मूवमेंट शुरू हो गई। तो वहां पे क्या होता है, लिम्स के अंदर मूवमेंट शुरू हो जाती है एंड पूरी बॉडी के ऊपर क्या हो जाते हैं, हेयर्स ग्रो हो जाते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मूवमेंट हो रही है, मूवमेंट के बाद बॉडी हेयर्स ग्रो, बॉडी के ऊपर क्या होते हैं, हेयर्स ग्रो हो जाते हैं एट द एंड ऑफ 5th मंथ। उसके बाद हम बात करते हैं आफ्टर 6th मंथ। आफ्टर 6th मंथ क्या होता है, वहां पे आईलिड्स डेवलप हो जाती हैं एंड आईलिड्स क्या होती है, सेपरेट हो जाती है और आईलैशेस फॉर्म हो जाती है। तो यहाँ पे क्या है, आईलिड्स सेपरेट अलग अलग हो जाती हैं एंड आईलैशेस फॉर्म, ठीक है, और आईलैशेस वहां पे बन जाती है एट द एंड ऑफ 6th मंथ। इसके बाद आफ्टर 9th मंथ में क्या होता है, जो बेबी होता है वो फुली डेवलप्ड हो जाता है, ठीक है। इन द 9th मंथ, एट द एंड ऑफ 9th मंथ आप कह सकते हो बेबी इज फुली डेवलप्ड, उसके मेजर ऑर्गन्स बन चुके हैं, मूवमेंट्स उसके अंदर हो रही है, मतलब वो क्या है, फुली डेवलप्ड बेबी हम उसको बोल सकते हैं। अब वो रेडी है किस प्रोसेस के लिए, पार्चुरेशन के लिए, मतलब बॉडी से बाहर आने के लिए फुली डेवलप हो चुका है इन 9 मंथ्स के, ठीक है। तो ये आपका जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट थी वो क्या हो गई है, कंप्लीट। इसमें क्या होता है, आपका 5 मार्क का क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन अबाउट प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। अगर वो प्रेगनेंसी से बात कर रहा है तो आप क्या करोगे, फर्टिलाइजेशन के बाद का प्रोसेस बताओगे। अगर वो फर्टिलाइजेशन से बोल रहा है तो फर्टिलाइजेशन भी बताना है, इम्प्लांटेशन भी बताना है और बाकी सारा कवर करना है, ठीक है। तो अगर वो सिर्फ प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की बात करता है तो यहाँ तक आपने बताया। यहाँ पे क्या होता है, जैसे ही डेवलपमेंट शुरू होती है तो उसकी जो सेल मास, इनर सेलुलर मास जो प्रेजेंट होता है उसमें कुछ स्पेशल टाइप की सेल्स प्रेजेंट होती हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, स्टेम सेल्स कहते हैं। और ये स्टेम सेल्स कैपेबल होती हैं, इनके अंदर टोटिपोटेंसी होती है कि मतलब ऐसी पावर है कि ये उससे क्या कर सके, मेजर ऑर्गन को डेवलप कर सके। सेल से टिश्यू, टिश्यू से क्या बनता है, वहां पे ऑर्गन बनता है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट योर प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। इसके बाद हम आगे यहाँ पे बात करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक इज अवर पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे पार्चुरेशन। तो यहाँ पे एंड हमने कहा किया कि जो बेबी था वो क्या हो चुका है, अब फुली डेवलप हो चुका है। फुली डेवलप होने के बाद क्या होगा, डिलीवरी। तो यहाँ पे हम बात करते हैं पार्चुरेशन। पार्चुरेशन क्या होता है, पार्चुरेशन डिलीवरी ऑफ फीटस या डिलीवरी ऑफ फुली डेवलप्ड बेबी इज नोन एज पार्चुरेशन। होता कैसे है कि जो यूट्रस की इनर वॉल होती है, एंड्रोमेट्रियम वॉल, उसमें क्या होते हैं, विग्रस कॉन्ट्रैक्शन होते हैं, ठीक है, विग्रस कॉन्ट्रैक्शन होते हैं। और उस विग्रस कॉन्ट्रैक्शन के लिए हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है, कौन सा, ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन है, जितना ज्यादा रिलीज होगा उतना ही ज्यादा विग्रस कॉन्ट्रैक्शन होंगे और जितने ज्यादा विग्रस कॉन्ट्रैक्शन होंगे जो फुली डेवलप बेबी है वो उतने ही जल्दी क्या होगा, बॉडी से एक्सपेल आउट होगा, ठीक है। तो जल्दी जल्दी वहां पे क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्शन होने लगते हैं। कॉन्ट्रैक्शन होने के कारण जो फीटस फुली डेवलप बेबी है उसकी पोजीशन चेंज होती है और वो धीरे धीरे क्या हो जाता है, एक्सपेल आउट हो जाता है थ्रू वेजाइना। दिस इज नॉन एज पार्चुरेशन। डिलीवरी ऑफ fully developed baby through vagina is known as पार्चुरेशन। तो ऑक्सीटोसिन पिट्यूटरी ग्लैंड मैसेज करती है, ऑक्सीटोसिन को ज्यादा से
ज्यादा रिलीज किया जाए, और ज्यादा से ज्यादा रिलीज होता है जिससे कि क्या हो जाता है पार्ट, और जो ऑक्सीटोसिन है वो जब तक रिलीज होता है तब तक की पार्चुरेशन नहीं हो जाता। ठीक है, तो ये था आपका पार्चुरेशन डिलीवरी ऑफ फुली डेवलप्ड बेबी। इसके बाद हम बात करते हैं लैक्टेशन की। लैक्टेशन क्या होता है, इसके बाद हम बात कर रहे हैं लैक्टेशन। लैक्टेशन क्या है कि जब जो बेबी है वो क्या हो गया है, बर्थ उसने ले लिया है, तो उसके नरिशमेंट के लिए जो मदर की बॉडी में मिल्क की फॉर्मेशन होती है उसे हम क्या कहते हैं, लैक्टेशन कहते हैं। फॉर्मेशन ऑफ मिल्क इन द मदर्स बॉडी आफ्टर पार्चुरेशन इज नोन एज लैक्टेशन, कि मिल्क की जो फॉर्मेशन हो रही है उसे हम क्या कहते हैं, लैक्टेशन। इसके अंदर क्या होता है, इन द इनिशियल डेज आफ्टर प्रेगनेंसी जो मिल्क फॉर्म्ड होता है उसे हम क्या कहते हैं, कोलोस्ट्रम कहते हैं। एंड दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द बेबी न्यूबॉर्न बेबी हेल्थ, क्योंकि इस कोलोस्ट्रम में कलर कैसा होता है इसका, येलोइश थिक क्या मिल्क होता है। कब रिलीज होता है, इनिशियल डेज में, आफ्टर डिलीवरी फर्स्ट फ्यू डेज 4 to 5 डेज जो मिल्क रिलीज होता है उसे हम क्या कहते हैं, कोलोस्ट्रम कहते हैं। एंड दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर न्यूबॉर्न बेबी हेल्थ, व्हाई, बिकॉज इन दिस मिल्क मैनी एंटीबॉडीज आर प्रेजेंट, जो कि क्या करती है उस बेबी को होल लाइफ, पूरे लाइफ टाइम में बहुत सारे डिजीज से उसको क्या करती है, बचाती है। तो एक तरीके से ये क्या कर रहा है, उसको इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, ताकि उसकी जो इम्यून पावर है वो क्या रहे, स्ट्रॉन्ग रहे, और वो कुछ ये ऐसी एंटीबॉडीज भी देता है जो कि उसे लाइफ टाइम क्या करती है, सेफ्टी प्रोवाइड करती है। तो दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द न्यूबॉर्न बेबी। और इसके ऊपर क्वेश्चन आता है आपका 2 नंबर का, कंफर्म होता है कि व्हाट इज कोलोस्ट्रम एंड व्हाट इज देयर फंक्शन। ठीक है, तो इसके अंदर एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो ये क्या है, इंपॉर्टेंट होता है। तो दिस इज लैक्टेशन। इसके साथ साथ हम बात करते हैं मेमोरी ग्लैंड के बारे में, कि भाई जो मिल्क आ रहा है उसकी हम बात करेंगे मेमोरी ग्लैंड। सभी फीमेल्स के अंदर क्या है, मेमोरी ग्लैंड प्रेजेंट होती है फॉर द नरिशमेंट ऑफ देयर बेबीज। ठीक है, 1 पेयर ऑफ मेमोरी ग्लैंड इज प्रेजेंट, एक पेयर प्रेजेंट होता है। कैसी क्या स्ट्रक्चर होती है, उसके अंदर क्या होते हैं, कुछ ग्लैंडुलर टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, कुछ क्या होते हैं उसमें, ग्लैंडुलर टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, वहां पे ग्लैंडुलर टिश्यू, प्लस वहां पे क्या है, कुछ फैट, अमाउंट ऑफ फैट इज आल्सो प्रेजेंट इज देयर। ठीक है, ग्लैंडुलर टिश्यू और कुछ अमाउंट ऑफ फैट वहां पे प्रेजेंट होता है। ये ग्लैंडुलर टिश्यू क्या होते हैं, डिवाइड होते हैं एंड फॉर्मेशन करते हैं किसकी, मेमोरी लोब की। ठीक है, ये जो ग्लैंडुलर टिश्यू है दे आर डिवाइडिंग एंड फॉर्म्स मेमोरी लोब्स, ये बहुत सारे लोब्स की, कंपार्टमेंट्स की क्या कर देते हैं, फॉर्मेशन कर देते हैं। एंड दीज मेमोरी लोब्स कंटेन्स क्लस्टर्स ऑफ सेल, या बहुत सारी सेल, मास ऑफ सेल वहां पे क्या होता है, प्रेजेंट होता है। उन क्लस्टर ऑफ सेल्स को हम क्या बोलते हैं, एल्वियोलाई बोलते हैं। ठीक है, तो एल्वियोलाई वहां पे होती है। ये एल्वियोलाई आगे जाके ओपन्स होती है मेमोरी डक्ट के अंदर। एल्वियोलाई इसके अंदर ओपन हो रही है, मेमोरी डक्ट के अंदर। ठीक है, ये सारी क्या बना रही है मिलके, मेमोरी डक्ट। और बहुत सारी मेमोरी डक्ट्स मिलके किसकी फॉर्मेशन करती है, एक ओपन और वाइडर रीजन बनाती है, दिस इज नॉन एज एम्पुला। ठीक है, और एम्पुला किसके अंदर ओपन होता है, लैक्टिफेरस डक्ट। लैक्टिफेरस डक्ट जहां पे मिल्क क्या हो रहा है, स्टोर हो रहा है। एंड देन जब न्यूबॉर्न जो बेबी है वो उसको सक करता है तो वो उसकी बॉडी के अंदर पहुंच जाता है। तो एम्पुला किसके अंदर ओपन होती है, लैक्टिफेरस
डक्ट के अंदर ओपन होती हैं। लैक्टिफेरस डक्ट्स जहां पे मिल्क जो होता है वो क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है और वो सक कर लिया जाता है बाय द न्यूबॉर्न बेबी। एक बार दोबारा से देख लेते हैं। मेमोरी ग्लैंड, वन पेयर ऑफ मेमोरी ग्लैंड इज प्रेजेंट इन ऑल फीमेल्स, ठीक है। दे नरिश देयर बेबी विद द हेल्प ऑफ दिस। क्या होता है, ग्लैंडुलर टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, एक लेयर फैट की, एडिपोज टिश्यू फैट वहां पे प्रेजेंट होती है। ग्लैंडुलर टिश्यू क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं और फॉर्म करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं मेमोरी लॉब्स की। मेमोरी लॉब्स क्या करती हैं वहां पे, मेमोरी लॉब्स के अंदर क्या होते हैं, क्लस्टर्स ऑफ सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, एल्वियोलाई। एंड ये एल्वियोलाई किसमें ओपन हो रहे हैं, मेमोरी डक्ट में। मेमोरी डक्ट से एम्पुला एक वाइडर रीजन और एम्पुला लैक्टिफेरस डक्ट से कनेक्ट होता है जहां पे मिल्क स्टोर हो जाता है और वहां से वो सक कर लिया जाता है बाय द न्यूबॉर्न बेबी। तो इस चैप्टर में, ये आज की क्लास यहीं तक ही है। इस चैप्टर में हमने कंप्लीट प्रोसेस पढ़ा है रिप्रोडक्शन का इन ह्यूमन बीइंग्स, कि किस तरीके से जो गैमेट्स है वो फॉर्म हो रहे हैं, गैमेट्स बनने के बाद कैसे वहां फर्टिलाइजेशन के बाद कि वहां पे जो बेबी डेवलप होता है वॉर्म के अंदर, मदर्स वॉर्म के अंदर, फर्स्ट मंथ पे क्या होता है, सेकंड पे क्या होता है, उसकी हमने एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की बात की है अच्छे से। उसके बाद उसको नरिशमेंट कैसे मिलता है, लैक्टेशन की हमने बात की है। हमने हर एक चीज की बात की है कि उस टर्म को हम क्या बोलते हैं, कि पार्चुरेशन क्या है वहां पे, ठीक है, लैक्टेशन क्या है वहां पे, इम्प्लांटेशन क्या है। तो ये जो पूरा का पूरा चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मोस्टली जो क्वेश्चन है पूछे जाते हैं, इसमें से 5 मार्क का भी है, 2 का भी है, 3 का भी है, तो इसे आपने अच्छे से पढ़ना है। तो आज का लेक्चर, आज की क्लास यहीं तक। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी आर स्टार्टिंग अ न्यू चैप्टर। तो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे हम एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के आप इसे अच्छे से रीड कीजिए, अपना क्वेरी निकालिए। थैंक यू।